क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग ये 3 सर्किट्स है, तीनों में सेम चीजें लगी हुई हैं, एक एमीटर है, एक रेजिस्टर है और एक की है, एक बैटरी है। ठीक है, वो बोल रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा करंट होगा या किसमें सबसे कम होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर द आंसर विल बी डी। तुमसे सबको लगता है डी है, पर क्यों लगता है डी है इसकी बात करते हैं। तो पॉइंट इज दिस, ये सारे के सारे सीरीज में लगे हैं पैरेलल में? सीरीज में। द थिंग इज एमीटर में भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस में तो होती ही रेजिस्टेंस है, और स्विच में भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होगी। हर डिवाइस में रेजिस्टेंस होती है, पर रेजिस्टेंसेस अगर सारी सीरीज में ही लगी हैं तो वो करंट रिमेन्स द सेम, यस और नो। और पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि सबका सीरीज का अरेंजमेंट बराबर बनेगा। मतलब इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है। तो तीनों केसेस में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या रहेगी? R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तीनों में रेजिस्टेंस सेम रहेगी, वोल्टेज सेम रहेगी, तो तीनों में करंट क्या रहेगा? सेम। तो रीजन मीन क्योंकि इनका अरेंजमेंट सब में सीरीज है तो सबका रेजिस्टेंस सेम है और ऑर्डर विल नॉट वेरी कि वो कौन पहले कौन बाद में लगा है। ठीक है, तो आंसर लिख सकते हैं, समझ आ गया? हाँ बोलो। अच्छा देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तुम लिखोगे कैसे? अब मुझे कुछ एक चेंजेस कराने हैं तुम्हारे से, ही लिखना है हमें, याद रखते हुए कि एवरी डिवाइस हैज अ रेजिस्टेंस। तुम इसमें क्या चीज भूले थे कि एवरी डिवाइस हैज अ इनबिल्ट रेजिस्टेंस। हर एक डिवाइस में रेजिस्टेंस होती ही होती है, चाहे वो स्विच हो या चाहे वो कोई एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो। एवरी डिवाइस हैज रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड इन दीज केसेस द टोटल रेजिस्टेंस आर सेम, सो द करंट विल बी सेम। ठीक है, हमें बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग सर्किट हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी विल बी। तो इन दिस केस हमारे पास सेम इन ऑल केसेस, मिनिमम इन केस 1, मैक्सिमम इन केस 2, मैक्सिमम इन केस 3। तो देखो इसमें रेजिस्टेंस 2 ओम आई, रेजिस्टेंस कितनी आई? अच्छा, इसमें आई 4 ओम, इसमें आई 2/2, जब पैरेलल में होंगे तो 1 ओम, 1 ओम। ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम, टोटल रेजिस्टेंस, उसमें करंट सबसे ज्यादा। और करंट पूछा है ना उसने? नहीं, हीट प्रोड्यूस। हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT। ठीक है, तो इन दिस केस रेजिस्टेंस पे हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और वैसे करंट भी देखा जाएगा। तो अब करंट अगर हम देखें इसमें 12 और 2 तो कितना आया करंट? 6 एम्पेयर। इसमें 12/4 कितना आया? 3 एम्पेयर। ये उल्टे यार हो गए, इसमें आया 3 एम्पेयर और इसमें 12/1 तो 12 एम्पेयर। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब इन सब में क्या लगाएंगे हम? फॉर्मूला हीट का। हीट का फॉर्मूला I², 36, रेजिस्टेंस कितना? R is 2, तो टोटल कितना आया? 72T। ठीक है, इसके अंदर आया I² 9 × 4 36T। इसमें क्या आया? I² 12 एम्पेयर 144T। तो तुम्हारा किसका सही था? तुमने सी बोले थे ना? हाँ, तो आंसर इज डी। समझ आया? जल्दी से सर्किट बना दो एक बार, इसको बस इसके सोल्यूशन लिख लो, जल्दी से बनाओ। जो तुम भूलोगे उसको दिमाग में रखने के लिए। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, अच्छा ठीक है, रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है? रो। कौन से फॉर्मूले में अपीयर करता है? यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। ठीक है, अच्छा अगर हम बोले रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, कॉपर की अलग, सिल्वर की अलग। तो इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, क्लियर है ये पॉइंट? ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये वाला कर लिया सबने? ये होएगा 10⁻20। अच्छा देखते हैं कैसे आया। 1 एम्पेयर करंट बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब,
number of electron that pass through a cross section in 16 second would be roughly. तो 1 ampere is equal to 1 coulomb per 1 second. तो टाइम 1 सेकेंड दे रखा है, चार्ज हमें निकालना है कितने कूलम है, तो चार्ज हमारे पास आ गया कितना 1 कूलम. टाइम गिवन था 1 सेकेंड और करंट दे रखा था 1 एम्पेयर, तो चार्ज कितना आया 1 कूलम. और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हाँ, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज माइनस या 1.6. सिर्फ चार्ज की वैल्यू ले 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. यहाँ तक भी क्लियर है. अब अगर हमसे बोला जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन में अरे टाइम 1 सेकेंड थोड़ी दे रखा था, 16 सेकेंड दे रखा था. टाइम वॉज गिवन 16 सेकेंड्स और कूलम आते फिर 16 कूलम. 16 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो दिस वुड बी 1. ये कटा 10 ऊपर आ गया, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स. समझ आया है? एक सिमिलर क्वेश्चन कॉपी में लिखो, ये मत लिखो. सिमिलर क्वेश्चन लिखो. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that would pass in a conductor when when 5 joule of work is done, 5 joule of work is done in an applied potential difference of 2 volt. In an applied potential difference of 2 volt. In an applied potential difference of 2 volt. ठीक है, करो सॉल्व और फाइनल आंसर दो. क्या गिवन था? पोटेंशियल डिफरेंस. क्या गिवन था? अच्छा देखो, V इज इक्वल टू W बाय, राइट? कितने वोल्ट बोला? 2 वोल्ट. कितना 5 जूल. तो चार्ज कैसे आएगा? चार्ज आया 2.5 कूलम आया. ठीक है, तो चार्ज आया 2.5 कूलम एंड वी नो 1 कूलम हैज 6.25 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. तुम ऐसे भी कर सकते हो या फिर तुम ऐसे कर सकते हो उल्टा करके. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हैज 1 इलेक्ट्रॉन. 1 कूलम हैज 1/1.6 into 10⁻⁻19 electrons. So 2.5 coulomb will have 2.5 by 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. 1.8 आ रहा है. 25 by 16 करना है ना, तो 61 बचा कितना? कितने बच गए? 11 9 एंड पॉइंट तो 6. ठीक है, 80 पे नहीं, 8 पे ही जाएगा. 1 पॉइंट क्या नहीं जा सकता, 6 पे जाएगा. 60 36 तब भी नहीं आएगा, 6 से भी नीचे जाएगा. मतलब अराउंड अबाउट 6. 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻1.5 समथिंग आएगा. ठीक है, और इट विल बी -19 कूलम. क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट हमारे पास इसमें हमने बस ये वाला फॉर्मूला लगाया, उसकी जगह पिछले वाले में क्या लगाया था? Q = IT लगाया था. इस बार हमने दूसरा लगाया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.5 नहीं है बस.
अच्छा इसे अभी छोड़ो पहले, चलो करो। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी प्लेस्ड मेड यूजिंग, अच्छा चलो पहले ये वाला कर लो। बताओ इसमें क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड। वो सर्किट बताओ जिसमें प्रॉपर्ली कनेक्ट किया गया चीजों को। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल। और एमीटर को सीरीज में। तो ऐसा ढूंढो जिसमें वोल्ट मीटर पैरेलल हो और एमीटर सीरीज हो। सेकंड एंड फोर्थ सही है। सेकंड कैसे सही है? अच्छा सेकंड, हाँ सेकंड सही है। टर्मिनल्स का फर्क है, तो प्लस के ऑपोजिट प्लस आने चाहिए, तो सेकंड सही है। फोर्थ क्यों? एमीटर में प्लस का यहाँ प्लस आना चाहिए था, यहाँ माइनस, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल, तो आंसर वुड बी सेकंड। ठीक है, बढ़े आगे। समझ आया सबको? नेक्स्ट, अच्छा 6, 7, 8 करो 6, 7, 8 सॉल्व करो। मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ऑब्टेन इन सीरीज, सीरीज में ही मिलती है। तो अगर हम बोले इन 1/5 से मैक्सिमम चाहिए तो यू पुट 1/5 इन सीरीज, कितनी बार? 5 टाइम्स, क्योंकि 5 रेजिस्टर बोले, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, this will become 5/5, this will be give us 1/1 and this is 1/r, तो r will also be equal to 1। सीरीज में लगाया है, ठीक है, पैरेलल में नहीं है। तो ये 5/5 और ये आ गया 1 ओम, तो रेजिस्टेंस टोटल आ गई 1 ओम। मैक्सिमम कितनी बनेगी? 1 ओम, ठीक है। और मिनिमम रेजिस्टेंसेस आर ऑब्टेन्ड इन पैरेलल सर्किट। ये पॉइंट भी लिख लो जिसको नहीं समझा। 5, 5, 5, 5, 5, 25, 1/25, 1/25, ठीक है। नेक्स्ट, बढ़े आगे। तो क्या हुआ? अच्छा ठीक है, हो गया। व्हाट मिनिमम रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड? मिनिमम इज फाउंड इन पैरेलल। तो पैरेलल में यू विल से 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/5, 1 अपॉन 1/5, 1 अपॉन 1/5, 1 अपॉन 1/5, ऐसे 5 बार। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बेटर नहीं है। तो दिस इज इनटू 5 टाइम्स, ठीक है। और दिस विल बी 5 into 5 मेकिंग अस 25, बट यहाँ पे आंसर गलत नहीं हो रहा, हमारे को रेजिस्टेंस इन पैरेलल इसका इन्वर्स है, तो आंसर इज 1/25। तो आंसर वुड बी बी पार्ट। समझ आया? नेक्स्ट, सेल का अरेंजमेंट तुमने अगर ध्यान दिया हो तो कह रहा है प्रॉपर अरेंजमेंट सेल का बताओ। फर्स्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव में ऐड कर रहा है तो नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव करेगा तो नहीं होगा, तो फर्स्ट वन, ठीक है। समझ आया सबको? एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज? वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज, राइट। चार्ज होता है करंट इनटू, फर्स्ट नहीं होगा, नहीं, Q इक्वल टू आई टी, चार्ज, ठीक है। चार्ज को हम लिख सकते हैं आई, राइट। तो पोटेंशियल चार्ज को हमने क्या लिखा? आई टी। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन करोगे इसी के बेसिस पे, करो इसी के साथ एक क्वेश्चन। कैलकुलेट दी calculate the potential difference generated across the ends of the conductor calculate the potential difference generated across the ends of the conductor if 5 ampere current passes for 20 seconds,
with a work of 20 joules spent on it. 0.2 volts. 0.2. ठीक है, कर दो सॉल्व। तो हमें क्या बोला जा रहा था, कितना करंट है, क्वेश्चन लिख लिया सबने? करंट कितना था, कितना बोला मैंने करंट? 5 एम्पीयर। टाइम कितना था? तो इससे क्या निकलोगे? चार्ज। चार्ज क्या आएगा? Q इज इक्वल टू आई टी। अच्छा, फिर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन। वर्क डन कितना है? वर्क डन बोला था 20 जूल्स, और करंट आया था हमारा 5 इंटू 20, वो चार्ज आया था हमारा 100। 20 अपॉन 100 गिव्स अस 0.2 वोल्ट्स। समझ आया ये वाला पॉइंट? हमने पहले चार्ज निकाला और फिर वर्क से डिवाइड किया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गई। नेक्स्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करके सोल्यूशन के साथ चाहिए मुझे। देखते हैं। A cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A, another conductor of 2L and resistance R of the same area has area of cross section A by 2. तो क्या कह रहे हैं? A क्या होगा? अच्छा, तो देखते हैं। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस L, तो हम पहले R लिखते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई, फिर हम बोलते हैं नया रेजिस्टेंस भी R ही है वैसे, अभी तो R डैश ले लेते हैं उसे, ठीक है। और वो हम बोलेंगे दैट इज रो 2L बाई A डैश, क्योंकि अभी हम एरिया और A डैश में रिलेशन चाहिए, तो हम R और R डैश को इक्वेट कर देते हैं। वी नो गिवन दैट R इज इक्वल टू, ये बोले तो हम क्या करते हैं, रो L बाई A विल बी इक्वल टू रो 2L बाई A डैश, ठीक है। तो रो से रो कटा, L से L कटा, तो A डैश इज इक्वल टू 2A। दोबारा समझाऊं या क्लियर है? दोबारा समझाऊं या क्लियर है? बताओ, समझाऊं? क्लियर, ठीक है। देवेश क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करोगे इसी के फॉर्मेट में, लिखो। इफ a conductor has a resistance 5 ohm, then another conductor of same material but with thrice the length of the original conductor, thrice the length of original conductor, has resistance 25 ohm, has the resistance 25 ohm. Calculate the ratio of areas of area of cross section of, या area of second conductor to the first one, second conductor to the first one. Calculate the ratio of area of second conductor to the first one. क्वेश्चन लिख लिया? ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन में पहली बात तो रेजिस्टेंस ओरिजिनल दे रखी है 5 इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। फिर नेक्स्ट दे रखी है 25 इज इक्वल टू रो 3L बाई A डैश, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं 2/1 मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें ऊपर चाहिए A डैश और बाद नीचे चाहिए A, तो डिवाइडिंग 2/1, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड किया
तो 25 डिवाइड बाय 5 विल बी 5 इज इक्वल टू रो से रो कट जाएगा, ए डैश ऊपर जाएगा और ए नीचे और 3 किधर जाएगा, 3 ऊपर ही रहेगा इंटू 3। तो ए डैश बाय ए विल बी इक्वल टू 5/3 होगा ना। सर 3 का ए ऊपर ए डैश आ रहा है, ए ऊपर ए डैश आ रहा है। हमने बोला था सेकेंड बाय फर्स्ट बोला था ना रेशियो। अच्छा एक सेकेंड, तुमने 20 मैंने 25 को 5 से डिवाइड किया, रो से रो, 3l से 3l कटा, ए डैश नीचे जाएगा, ए ऊपर आएगा, ए बाय डैश होगा। तो ए डैश बाय ए वुड बी, हमें बोला न्यू बाय ओल्ड, तो दिस इज 3:5। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। दिमाग खुल रहा है अब क्वेश्चनों से कुछ कुछ? ठीक है, ये हमने देखा था। अब इसमें बताना है कि आई बाय वी का ये ग्राफ है और इसमें बोला है कि बताओ रेजिस्टेंसेस किसकी सबसे हाईएस्ट है। R3 की सर, R3 की। क्यों? ये आई बाय वी ग्राफ है, सर उल्टा हो जाएगा। तो आई बाय वी ग्राफ में तो 1/R1 होगा, ये 1/R2 होगा, ये 1/R3, क्योंकि हमने पढ़ा था आई बाय वी की जो स्लोप होती है वो 1/R होती है और वी बाय आई की स्लोप R होती है। तो 1/R1 अच्छा इसमें से दिख रहा है सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है? दैट मीन्स मैक्सिमम 1/R1 है, फिर 1/R2 है और सबसे छोटा है 1/R3। पर जब वो इन्वर्स करते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो R3 सबसे बड़ा हो गया, R2 छोटा और R1 सबसे इन्वर्स से उल्टा। ये दोबारा समझाऊंगे, क्लियर है? पक्का? अगर ये ग्राफ v बाय आई होता तो हमें 1 बाय करने की जरूरत नहीं थी। तो जो सबसे बड़ी स्लोप होगी, स्लोप को कैसे देखते हैं, वो झूला जो तुम झूलना चाहोगे, तो सबसे ज्यादा स्लोप इसकी है, तो स्लोप इसकी ज्यादा है, तो सबसे छोटी वैल्यू R1 की होगी, क्योंकि 1/R1 सबसे बड़ा है तो R1 सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट ये ग्राफ और ये बनाओ जरा, ये ग्राफ और ये वैल्यूज, और फिर करो 12 13 जल्दी से। ऑलराइट, देखें 12th क्वेश्चन कह रहा है इफ करंट I इज पास थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%, करंट को 100% से बढ़ा दिया गया, तो बोल रहा है पावर कैसे चेंज होगी। ठीक है, और टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, रेजिस्टर रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि रेजिस्टर वही है, तो हम पावर और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और I का फॉर्मूला एक है, I² R। ठीक है, T होता है हीट में। ठीक है, तो I² R पावर का फॉर्मूला, VI होता है वैसे, तो हमने इसे क्या बना दिया, I² R, क्योंकि हमें R गिवन है, रेजिस्टर कांस्टेंट है, इसीलिए ये वाला लिया। VI क्यों नहीं लिया, क्योंकि वोल्टेज नहीं गिवन। V² बाय R नहीं लिया क्योंकि वोल्टेज नहीं गिवन, हमें करंट और रेजिस्टेंस गिवन है। अब जरा इस क्वेश्चन में देखा जाए तो करंट को 100% बढ़ा दिया। किसी को 100% बढ़ाना माने डबल करना होता है, वैसे किसी 100 गुना बढ़ाना मतलब डबल करना उसको, पर इसको चलो अगर ऐसे भी ना सोचो तो 100% बढ़ा दिया तो पावर कितना परसेंट बढ़ गई वो सोचना है हमें। ठीक है, तो जरा देखते हैं, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पावर कैसे बढ़ी अगर करंट 100% बढ़ा, तो I डैश इज इक्वल टू 100% ऑफ I प्लस I, ओरिजिनल करंट पे 100% बढ़ा दिया गया, तो ये हट गया, तो न्यू करंट कितना आ गया, 2I। जैसे मैं बताना चाह रहा था, अगर किसी का 100% इंक्रीज होता है तो मतलब वो डबल हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अब हमारे पास I डैश आ गया, दैट इज 2I, तो हम बोलेंगे पावर डैश इज इक्वल टू I डैश दैट इज 2I का होल स्क्वायर इनटू R। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इस केस में पावर डैश हो गया 4I² R। ठीक है, और I² R विल बी वॉज माई ओरिजिनल पावर, तो कहना है इससे
4%, 4 हो गया, 4R, 4 टाइम्स पावर। अब मुझे फिर से परसेंटेज निकालनी है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल से P डैश इज, ये यहाँ पे लिखा, तो P डैश इज 4 टाइम्स ऑफ P। ठीक है, सो अब मुझे परसेंटेज निकालने को बोला गया, तो P डैश अपॉन P इंटू 100 विल बी माई परसेंटेज। परसेंटेज चेंज यही होगा, परसेंटेज हुआ 4P बाय P इंटू 100, क्या हो गया, मुझे फोन ही फटने वाला था। P से P कट और फाइनल 400%। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये। ठीक है, तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है तो हमें करने तो है ही, जो दोबारा समझो। ठीक है, हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, राइट। फिर हमने बोला चेंज पहले, फिर हमने निकाला कि आई डैश नया, अगर 100% का चेंज है तो वो कितना परसेंट हुआ, कितना टाइम्स हुआ, दैट इज बिकम 2 टाइम्स। तो ये प्रूव हुआ कि आई डैश इज 2 टाइम्स ऑफ आई। समझते जाओ, फिर अभी दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी फॉर्मेट में। ठीक है, आई डैश इज 2 टाइम्स ऑफ आई। फिर मैंने इसको पुट करके, जैसे हम हमेशा करते हैं, पी डैश का रिलेशन निकाल लिया पी से, तो वो कितना आया मेरा, पी डैश इज 4 टाइम्स ऑफ पी। फिर मेरा परसेंटेज चेंज बोला है, तो परसेंटेज चेंज तो नहीं बोला, हाँ, मीन्स द इंक्रीज इन पावर इज 300%। पी डैश माइनस पी होगा ना, पी माइनस पी डैश बाय 100 होगा ना, परसेंटेज जाना है, जाओ, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए पी डैश माइनस पी बाय 100, तो दिस विल बी 4P माइनस पी, 300% आना चाहिए आंसर। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, सी पार्ट आंसर। आया समझ या नहीं आया, एंड में आ गया, हाँ बोलो। हाँ डन, तो क्या आया 300%। तो 300% कैसा आया, क्योंकि पहले P था, बाद में 4P है, चेंज कितने का है, 3P का। पूरा सोल्यूशन लिखा है किसी ने या नहीं लिखा है, क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो, ये वाला कॉपी में पूरा सोल्यूशन लिखो। इफ करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज डिक्रीज्ड बाय 200%, if the current through a resistor is decreased by 200%, calculate the 200%, calculate the increase in the power. Calculate the increase in the power and decrease in the, चलो बस इतना ही, हाँ, डिक्रीज इन पावर, डिक्रीज इन पावर। Calculate the decrease in power. Sir, resistance and change. Resistance और change रेजिस्टेंस सेम है ना, मतलब जैसे जो पहले वाली। अच्छा, बोला है कि करंट डिक्रीज हुआ 200%। अब क्वेश्चन हमने कैसे बदला है, हमने बोला करंट डिक्रीज हो रहा है इस बार, और डिक्रीज कितने से हो रहा है, 200% से। तो हमसे बोला है पावर डिक्रीज बताओ कितना होगा, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में अगेन हम बोलेंगे आई डैश इज इक्वल टू कितना, आई से आई डैश हुआ कितना, 200% डिक्रीज हुआ, दैट इज 200% डिक्रीज। तो आई डैश इज इक्वल टू 200% ऑफ आई माइनस फ्रॉम आई में से 200% ऑफ आई डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो
डिक्रीज बाय 200% माने हाफ नहीं होता, 1/4 नहीं होना। अच्छा सर हाफ नहीं है। ये तो माइनस में आ गई, माइनस में 200% से डिक्रीज नहीं हो सकती कोई। 100% हो सकता है। 50% से कर सकते थे, मतलब 100 से छोटी वैल्यू। हाँ तो नहीं आएगा आंसर, 50% से हो सकता है डिक्रीज, ठीक है। तो मतलब हमारा 50% से डिक्रीज हुआ, क्वेश्चन को बदल दिया हमने, 50% ऑफ आई से डिक्रीज हुआ, तो जो न्यू आई डैश आया दैट इज 0.5 ऑफ आई। तो न्यू पावर, ओरिजिनल पावर था आई स्क्वायर, तो न्यू पावर हुआ पी डैश, पी डैश होगा आई 0.5 आई स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज 0.25 आई आर, आई स्क्वायर आर विच इज 0.25 ऑफ पी, ठीक है। पावर न्यू और डिक्रीज कितना हुआ, P माइनस पी डैश, कितना आया P माइनस 0.25 P इज इक्वल टू 0.75 P अपॉन 100, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो फिर आया क्या, परसेंटेज डिक्रीज विल बी 0.75 P बाय P इंटू 100, तो 75% डिक्रीज, ठीक है। देख लो, समझ आया? नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस और करते जाएंगे। अगर फिर अब जब तक एग्जाम्पलर सॉल्व नहीं करोगे तो दिमाग बढ़ेगा नहीं थोड़ा सा। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कितने अलग अलग हैं एनसीईआरटी के कंपैरिजन में, तो तुम अपने एंड से इस पे करो। चलो हो गया? तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा, उस टॉपिक के ही क्वेश्चंस करेंगे हम। तो मैं एक काम करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी की भेजूंगा कोई वीडियो, ठीक है, तो वो करके लाएंगे, तो ये कंप्लीट करेंगे फिर एग्जाम्पलर से। जाओ, नोट्स चाहिए होंगे मुझे सबके वीडियो के। भेज दूंगा। 24 को केमिस्ट्री में 25